आपने जो डिसीजन लिया उस वक्त कभी रिग्रेट हुआ? टीचर ना होता ना तो मुश्किल में होता, लेकिन अगर उसके अलावा प्रोफेशन कोई था और मुझे चांस भी मिलता मैं एक्टिंग करता। सोसाइटी के लिए एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं कि हमसे गलती भी शायद ही हुई, मुआशरा सुधारने की बजाय रोजगार अच्छा करने का काम देना शुरू कर दिया। आजकल एक ट्रेंड भी तो आ गया ना, लोग कहते हैं चलिए हम डिग्री करें इतने साल की, फिर हम जॉब करें और महीने के बाद इतने पैसे मिलते हैं तो हम क्यों करें? तालीम कभी भी अच्छे रोजगार का जरिया नहीं होती। तालीमी निसाब क्या होता है? हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या गैप आया? टेम्परामेंट ही नहीं आजकल के बच्चों में। तालीम किसी भी मजमून की आपके इस सफ़र को छोटा कर सकती है, सफ़र को ख़त्म नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा बिनते इकराम पॉडकास्ट। और हम आज हाजिर हैं एक और नई एपिसोड के साथ। आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि मौला अली का कॉल है ना, जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया, उसने मुझे अपना गुलाम बनाया। तो मैं समझती हूँ हमारी ज़िंदगियों में हमारे पेरेंट्स के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं ना, वो हमारे टीचर्स होते हैं। हमारे आज के जो गेस्ट हैं, उलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद साहब। वेलकम करते हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। थैंक यू वेलकम सर। इससे पहले कि हम बाकायदा अपने पॉडकास्ट का आगाज़ करें कि आप एज ए स्टूडेंट कैसे थे, आपका जर्नी कहाँ से शुरू हुआ, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया मुझे टीचर ही बनना है? स्टूडेंट लाइफ का एकेडमिकली जर्नी जो है जी, वो तो बिल्कुल मॉडेस्ट सा है। आम स्टूडेंट्स की तरह बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, और आप अगर डिफाइन करना चाहें तो टॉप 20% के अंदर रहता होता था। जो है कि टीचिंग की तरफ कैसे आया, टीचिंग की तरफ मैं काफ़ी लेट था। अपने जब मैं ग्रेजुएशन कर ली, जैसे उस ज़माने में हर एक को शौक होता था या डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, और देन बचपन से यही समझाते थे कि ये दो ही चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। और मैं जब इंजीनियरिंग के फील्ड में इंटरेस्टेड था, उससे ज़्यादा एडमिशन नहीं हो पाया। तो उसके बाद फिर कुछ चंद लम्हों से रह गया, तो फिर सोच आई कि साइंसेस के किसी सब्जेक्ट में, मेरा बैकग्राउंड जो है मैथ्स और फिज़िक्स में, तो मास्टर्स कर लिया जाए। अच्छा, उसमें मेरा एडमिशन हो गया फिज़िक्स के डिसिप्लिन में। मीनवाइल मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी जा तो रहे हैं, कोई फॉर्म फलां डिपार्टमेंट में ना, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने पीछे मका, बिल्कुल गैर इरादी तौर पे वहाँ पे भी फॉर्म जमा करा दिए, और लिस्टें लगी, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था, देखने भी नहीं गया। बाद में उन साल जी 1988 की ये बात है, तब सैलाब वगैरह खूब आए थे। सैलाब की वजह से डेट्स लेट हो गई, जमा करवाने गया था फिज़िक्स की फ़ीस, और कैंटीन थी वहाँ जहाँ पे फॉर्म दूसरा भी जमा हुआ था। सो वहाँ लिस्ट लगी हुई थी कि दोस्त ने कहा यार तुम्हारा नाम टॉप पे है इस लिस्ट में ना, तो उसकी डेट गुजर चुकी हुई थी, सैलाब की वजह से डेट एक्सटेंड हुई। तो फिर मैंने एक दो दोस्तों से मशवरा किया, और वो बड़ा अच्छा था जी। मेरे एक कज़न ने हमसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि यार फिज़िक्स में तुम्हारे जैसे हज़ारों हैं, और जब इस बैच के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है ना, तुम इनमें हमेशा मिडल में रहोगे। ये जहाँ टीचिंग वाली में गए हो ना, यहाँ तुम मेरिट में टॉप पे हो, इसी बैच से कम्पीट करना होगा सारी ज़िंदगी, और इसमें तुम टॉप पे रहोगे, और ये प्रोफेशन है, इधर चले जाओ। तो यहाँ से टीचिंग की तरफ का एंट्री हुआ जा रहा है। तो आपने जो डिसीजन लिया उस वक्त, उस पे आज क्योंकि बहुत बहुत टाइम गुजर गया है, उसमें बहुत सारी ट्रांजिशन आई है जनरेशंस में, कभी रिग्रेट हुआ? नहीं, नहीं, आई फील कि वो एक मुझे वो लगता है वो डेस्टिनी रिलेटेड डिसीजन था और करेक्ट था। तो आप अगर टीचर नहीं होते तो क्या प्रोफेशन लेते? टीचर ना होता ना तो मुश्किल में होता, लेकिन अगर उसके अलावा प्रोफेशन कोई था और मुझे चांस भी मिलता, मैं एक्टिंग करता। ज़्यादा मजे का नहीं था? आई डोंट नो, किया नहीं इसलिए कुछ अंदाजा नहीं। मतलब हम ऑब्जर्वेशन तो है ना, मतलब एक्टिंग की फील्ड के लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं आजकल, तो नंबर्स की बात होती है। लाइफ बड़ी प्रॉबेबली इतनी सेटल्ड इस टाइम यूज़ के हिसाब से ना, उसकी जॉब टाइमिंग्स और ये चीज़ें बड़ी ऑड सी हैं। करेक्ट। अच्छा, सर हम बात करेंगे एक बेटर सोसाइटी के लिए एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं माशरे को ठीक बनाने का। पर मैं समझता हूँ कि हमसे गलती भी शायद यही हुई कि हमने तालीम से ना मुआशरा सुधारने की बजाय रोज़गार अच्छा करने का काम देना शुरू कर दिया। तालीम कभी भी अच्छे रोज़गार का ज़रिया नहीं होती, वरना जितने लोग स्कूलों में नहीं पढ़े, ये सारे के सारे बेकार फिर रहे होते। बल्कि आप गौर करिए, पैसा है ही उनके पास जो पढ़ते नहीं है, जो पढ़ता है उसके पास पैसा उतना नहीं आता।
एग्जैक्टली मैं इसके बाद यही पूछने वाली थी कि आजकल एक ट्रेंड भी तो आ गया ना, लोग कहते हैं चलिए हम डिग्री करें इतने साल की, फिर हम जॉब करें और महीने के बाद इतने पैसे मिलते हैं तो हम क्यों करें। ऑल्टरनेट्स बहुत सारे आ गए हैं, उस पर रिलाई करते हैं, तो विच इज़ एथिकली चले पैसे कमाना, पैसे ज़रूरत है, पैसा कमाना भी चाहिए, बट एजुकेशन कहाँ गई? देखिए, जो ज़रिया रोज़गार बनना है ना, आप कोई भी अपनाएँ, जिसमें आप आसानी और अपना फ़ायदा समझते हैं। तालीम उसके अलावा भी ज़रूरत है। तालीम के बात करिए, तालीम ज़िंदगी गुज़ारना सिखाती है, तालीम लोगों के साथ मिल के रहना सिखाती है, तालीम ज़िंदगी के आदाब सिखाती है, तालीम आपको अपनी आखिरत को सँवारने के तरीके समझाती है। सो इसको इसके लिए हासिल करें, ठीक है? ये हासिल कर लें, उसके बाद रोज़गार जो चाहता है करे। तालीमी निसाब क्या होता है? हमारे हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या गैप आया कि हमारे यूथ, हमारे बच्चे कहते हैं, शायद यूनिवर्सिटियों से भी कई दफ़ा हमारे पास जो इंटर्न्स आते हैं, ट्रेंड होके आते हैं, जी आज आपने डिग्री की, कल आपको 6 फिगर सैलरी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो एक प्रोसेस कहाँ गया जो डिग्री के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आने के लिए एक लर्निंग, एक ट्रेनिंग होती थी। वो टेम्परामेंट ही नहीं है आजकल के बच्चों में। ये मैं अपनी ये पिछली बात से इसको कनेक्ट करता हूँ। देखिए, आपने जब समझाया ये कि फलाँ चीज़ पढ़ लो, तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद इमीडिएटली अब उनको लगता है कि निकलेंगे और वो जो एक प्रोसेस होता है फील्ड में लर्निंग का, उसके बाद डे 1 पे ऐसा हो जाएगा। ऐसे कभी भी ना हुआ माज़ी में, ना कभी होगा। तालीम आप लीजिए अपने आप अपने ज़हन को ट्रेन करने के लिए। मुख्तलिफ़ चीज़ों में जिनका मैंने ज़िक्र किया, जैसे ज़िंदगी गुज़ारना है, लोगों से मिल के रहना है, मुआशरे के अंदर किन चीज़ों को एप्रिशिएट करना है, किन को रोकना है। इन चीज़ों पे आप तालीम लीजिए और तालीम लीजिए। उसके बाद जब ये मुकम्मल हो जाएगी ना, तो फिर रोज़गार में आने का जो तरीक़ाकार है, वो रोज़गार का एक मैकेनिज़्म है, प्रैक्टिकल फ़ील्ड में आके सीखेंगे। सीखने से स्टार्ट करेंगे, साथ-साथ कमाएँगे। फिर एक वक़्त आएगा कि आपको पॉइंट खुद रियलाइज़ होता है, पॉइंट मेरे ख़्याल में ज़िंदगी में जहाँ आपको लगता है कि अब आप इंडिपेंडेंटली ये कर सकते हैं और फिर वो आप काम शुरू कर लेते हैं। तालीम किसी भी मज़मून की आपके इस सफ़र को छोटा कर सकती है, सफ़र को ख़त्म नहीं कर सकती। आप बिल्कुल ठीक करें, मैं एग्री करूँगी इस बात पे कि शॉर्टकट्स अगर आप लगा भी लें, वो दिहाड़ी होगी, लग गई। जिस दिन आपका वो ख़त्म हो गया उसके बाद क्या करेंगे? तो अगर आपके पास बेस, आई थिंक एजुकेशन जो है वो हमारी बेस है। वो हमारी बुनियादें हैं। बेस होगी तो बिल्डिंग जितनी मर्ज़ी लंबी खड़ी कर लें, जितनी मर्ज़ी ऊँची हो जाए। तो सर हमारे सिस्टम के अंदर ऐसा क्या है, ऐसा क्या गैप है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है, जिसकी वज़ह से ये गैप आ रहा है? देखिए, हमारा मकसद तालीम में मैं अपने इतने तजुर्बे के बाद जो सीखा हूँ ना, हमने कभी भी तालीम को सीरियसली लिया ही नहीं इस मौज़ू पे। हमारे मुल्क ने ना किसी गवर्नमेंट ने, ना मुआशरे की किसी एंटिटी ने, ना उन महकमों ने जिनके ज़रिए से ये इम्प्लीमेंट होना है, किसी ने भी इसको सीरियस जॉब नहीं समझा। हम एड हॉक पे चलाते रहे। कभी ये सोचा है कि जिसको आज मैं पढ़ाऊँगा, जब ये 10-20 साल बाद, 25 साल बाद फील्ड में आएगा, उस वक़्त की दुनिया कैसी होगी? और उस दुनिया में इसको सर्वाइव करना है। सर्वाइव करना है विद नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, फॉलो करते हुए नॉर्म को। तो उसकी ट्रेनिंग मैंने कभी नहीं की। मैंने हमेशा पाकिस्तान में, आप देखें ख़ास तौर पे पिछले चंद दहाइयों में, मैं दुनिया के किसी अच्छे हिस्से में गया, वहाँ देखा ये चीज़ खूबसूरत है। बग़ैर सोचे समझे आके अगले दिन, क्योंकि मैं साहिब इख्तियार था, मैंने आते ही अगले दिन कहा कि कल से ये होगा और मेरे नज़दीक तालीम की फ़िलहाल इसके अलावा मुमकिन नहीं। सो मैंने कुछ वहाँ से उठा के प्लांट कर दिया, कुछ यहाँ से उठा के प्लांट कर दिया, जो इस ज़मीन में उगा हुआ नहीं था। लिहाज़ा वो बहुत दिन नहीं रह सका। मतलब मैं सहरा की चीज़ को उठा के यहाँ आके लगा दूँगा तो वो नहीं ज़िंदा रह सकती, वो जितनी मर्ज़ी खूबसूरत हो। तो एनवायरनमेंट नहीं है। उसका एनवायरनमेंट नहीं है। मैं दुबई की जब पाम ट्रीज़ उठा के यहाँ लाहौर में लगा दूँगा, तो उनको चलाने में बहुत मेहनत करूँगा और वो हर वक़्त फ्रेजाइल हैं, किसी वक़्त भी ख़त्म हो जाएँ। सो जो यहाँ से होना था ना, हमारे अपने, हमने इंडिजिनस प्लानिंग को कभी भी वैल्यू नहीं किया। और आप पाकिस्तान के इब्तदाई साल देखिए, उस वक़्त हमने जब ये काम किए तो दुनिया हमारी चीज़ों को मॉडल करके काम सीखती थी। कोरिया की मिसाल आपके सामने है। ये गल्फ़ सारा आपसे सीख-सीख के स्टार्ट किया है इस टाइम बड़ा होना। आपने दुनिया के, आप कोई भी नाम ले लें, पीआईए ने अच्छी एयरलाइंस बनाई, आपकी हॉकी टीम ने दुनिया को हॉकी सिखाई। ये काम हम करते रहे ना। फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमने वो अपनी जड़ें छोड़नी शुरू की, तो वो लोग जिन्होंने पकड़ ली वो चल पड़े।
हमने अपनी जड़ें छोड़ी, हम ख़त्म तो चले गए। सर आपके हिसाब से हमारे करिकुलम में ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो नहीं है और वो होने चाहिए, उससे इम्प्रूवमेंट आएगी हमारी सोसाइटी में, हमारी ग्रोथ में? सब्जेक्ट की तादाद और वैरायटी के लिहाज से तो मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़्यादा है। अगेन मुझे वही पॉइंट नज़र आता है इसमें कि सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाना, कॉम्बिनेशंस बना के करिकुलम में लोगों को ऑफ़र करना शायद उतनी बड़ा कारनामा नहीं। हमने हर सब्जेक्ट को ओवरलोड कर रखा है मेरे हिसाब से। मसलन मुझे बैठे-बैठे लगता है सिंगापुर में अच्छा होता है, तो वहाँ का करिकुलम उठा लिया। फ़लाँ मज़मून फ़लाँ जगह पढ़ाया जाता है तो वो ले लिया। और आप सोचिए कि आप अगर स्कूल को सिर्फ लेना, यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हैं, एक बच्चे को आप कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जी, हुँ, उसका बैग कितना बड़ा होता है। हुँ, इसको छोटा कर दें और जो करें उसको डेप्थ के साथ करें। जो आप ये शैलो किस्म की तालीम शुरू कर रखी है, जिसका ताल्लुक फैशन के साथ, जिसका ताल्लुक कॉस्मेटिक्स के साथ है ना, इसको छोड़ दें। सीरियस बातें पढ़ाइए और तफसील में पढ़ाइए, सरसरी ना पढ़ाइए। सो सब्जेक्ट्स को बिल्कुल ऐड करें जिनकी कंटेम्प्रेरी इस एरा में ज़रूरत है। गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ दीजिए। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि हमारे यहाँ एजुकेशन जो है वो पर्पस उसका एजुकेशन ही बिज़नेस ही बन चुका है। प्योरली बिज़नेस बन चुका है। और क्योंकि रियासत की जो ज़िम्मेदारी थी, रियासत ने आहिस्ता-आहिस्ता उसको प्राइवेट सेक्टर पे शिफ्ट कर दिया और बगैर रेगुलेशन के शिफ्ट कर दिया। देखिए, आई टोटली एग्री कि रियासत जो है वो बिज़नेस नहीं कर सकती, वो इनमें नहीं पड़ सकती, लेकिन कुछ ज़िम्मेदारियाँ बुनियादी नौइयत की हैं। तालीम देना बुनियादी हक है लोगों का और ये स्टेट को करना चाहिए था। चलें ठीक हो गया, ज़माना बदल गया है, आप नहीं समझते कि ये करना चाहिए, किसी को दे दें। हुँ, जिसको देना है उसको किसी रेगुलेशन में तो रखें, हुँ। आपने उनको भी आज़ाद छोड़ दिया। और इतना आज़ाद छोड़ा है कि आपकी नस्लें खराब हो रही हैं उस पे। बिल्कुल हो रही है नहीं। जिसके पास जितने ज़्यादा पैसे हैं, वो उतने महँगे स्कूल में पढ़ा सकता है, दाखिल करवा सकता है, पढ़ाई की ज़िम्मेदारी मुझे नहीं पता कैसी है। करेक्ट। बड़े इदारे अपने कॉस्मेटिक्स में ज़्यादा तवज्जो देते हैं और जो स्टफ़ तैयार करना होता है पढ़ा के, उस पे वो तवज्जो नहीं होती। और पेरेंट्स भी जाके तालीम की बात नहीं पूछते। हुँ, पेरेंट्स भी पूछते हैं कि मेरे बच्चे को आराम कितना है यहाँ पे? मेरे बच्चे को यहाँ पे क्लासरूम में कम्फ़र्ट है कि नहीं है? ठीक है? ये वो काम आप सिखाते हैं इसको या नहीं जो फ़ी ज़माना फ़ैशन में यहाँ मिला है। आप इसको स्विमिंग सिखाते हैं, घुड़सवारी सिखाते हैं, आप इसको पार्टीज़ इसके लिए अरेंज करते हैं कि नहीं करते हैं? एक्स्ट्रा करिकुलर पे ज़्यादा फ़ोकस कर दिया और इसमें अगर आपने एक चीज़ देखी होगी, आपके ऑब्ज़र्वेशन में होगी, ये सो कॉल्ड फैंसी स्कूल्स आपके बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर के साथ अनएथिकल चीज़ों में कितना लेके जा रहे हैं। उनकी एक ऑफ़शूट वो है जिसको ये कंट्रोल नहीं करती। कितने छोटे बच्चे लाइक 14 से 20 साल की एज में ड्रग्स में जा रहे हैं। स्टूडेंट क्योंकि क्लाइंट हो गया है, स्टूडेंट नहीं रहा। तो स्टूडेंट होने की सूरत में आपको जो इख्तियारात थे ना उस पे, वो ख़त्म हो गया ना। अब वो आपका क्लाइंट है, तो क्लाइंट की तो बात गलत होती ही नहीं ना। क्लाइंट को तो सर्व करना होता है, ठीक है? स्टूडेंट के ज़माने में साथ ये था कि इसको मैंने तरबियत भी करनी है इसकी जब जब और तक वो उस्ताद की इज़्ज़त करता था। उस तरबियत को करने के लिए कभी-कभी आपको इसके ऐसे काम भी करने होते हैं जो नापसंदीदा है इसको, तो उसका आपके पास इख्तियार था जी, अब आपके पास नहीं है। अब आप बच्चे को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। तो आप उसकी किसी बात को गलत नहीं कह सकते और पेरेंट्स आके आपको कहते हैं। मैं एक छोटा-सा वाक़या आपको सुनाता हूँ। मैं एक स्कूल में पढ़ाता था जी, तो वहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। एक कोई बच्चा था मेरे पास पढ़ता, उसके वालिद साहब की कोई गारमेंट्स की फैक्ट्री थी। तो उसकी वालदा स्टूडेंट मीटिंग पे तशरीफ़ लाई, तो मैं इस तरह टीचर्स क्यू में बैठे होते थे। मैं फिज़िक्स का आगे, केमिस्ट्री आगे, मैथ उनसे होती हुई आई, तो मेरे से पहले जो टीचर बैठे थे उनसे कहती हैं, कोई बात उनके आपस में हुई होगी जो मैंने नहीं सुनी, एंड जब लाउड हुई आवाज़ तो मैंने सुना। तो कहने लगी कि तुम्हें पता है कि मेरा ड्राइवर कितनी तनख्वाह लेता है? ओह! तो उस बेचारे ने चुप रहा। तो वो बात ख़त्म हो गई, आगे मेरी बारी थी, तशरीफ़ ले आई। तो मुझे नहीं कहा उन्होंने, मैंने उनको बैठते खुद ही कहा, मैंने कहा मेरा ख़्याल है कि आपका ड्राइवर मुझसे तनख्वाह ज़्यादा लेता है, उसे कहिए कि इसको पढ़ा दिया करे, ये वो शायद ज़्यादा बेहतर पढ़ा सकता है। तो उसके स्कूल के जो भी ओनर थे, प्राइवेट स्कूल था, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये बात आपने
ऐसे बच्चों को नहीं कहते। मैंने कहा नहीं, टीचर को भी ये नहीं पूछते कि मेरा ड्राइवर आपसे ज़्यादा तनख्वाह लेता है, क्योंकि अगर पैसे ज़्यादा लेने से ये काम सिखाया जा सकता होता ना, तो फिर ड्राइवर सिखा देता और फिर उसके बाद भारत चले बाकी किसानी होते। लेकिन लोगों का माइंडसेट ना जी, माइंडसेट माइंडसेट, इस माइंडसेट के साथ आप बच्चे पढ़ने भेजेंगे तो वो पढ़ के नहीं आएंगे जी, पढ़ के फिर वही होगा जो आजकल हो रहा है, जो होता और ये से ज़्यादा बदतर ही होगा। है ऐसे बात। और मैं समझती हूँ कि इसमें पहले पेरेंट्स को अपना दिमाग सेट करने की ज़रूरत है, बच्चे खुद ही ठीक हो जाएंगे। जब घर से उनको ये कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, तुम जाओ देख लेंगे, हम कर लेंगे, हम पैसे दे रहे हैं, हम फीसें दे रहे हैं पैसे। तो जब बच्चे को पता है जी हम तो इतने पैसे, मैंने भी इस तरह का ना 1-2 के बच्चे सामने आके टीचर को कहते हैं आपको, हम आपको पे करते हैं, आप हमें बताएंगे। तो बस फिर उस नस्ल का क्या होगा? तो सूरत हमें अच्छे इदारे जो है ना जी, अब उनका ये बच्चे पढ़ने हैं और कहीं ना कहीं जाना है। अगर आप इदारा अपना डिसिप्लिन तरीके से भी चलाएंगे, इन्होंने फिर नहीं पढ़ना है। अगर आप उसको बिल्कुल एक दुकान बना देंगे तब भी इन्होंने पढ़ना है। आपकी चॉइस है कि आप अपना इदारा कैसा बनाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो इनको अगर क्लाइंट वाले कॉन्सेप्ट से हटा ले तो मेरा ख्याल है तालीम वापस आ गई। सो आजकल के गवर्नमेंट सेक्टर्स में क्या हो रहा है, अगर वहाँ के करिकुलम में और वहाँ के डिसिप्लिन में क्या चल रहा है? गवर्नमेंट के इदारों के बारे में जो मेरा तजर्बा है ना जी, वो गवर्नमेंट के इदारे, हर इदारे में बर्डन कुछ लोगों ने उठाया हुआ है। हम्म, ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप नेशनल लेवल पे डाटा निकाल लीजिए, जितने भी बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं लाइफ में, उनमें से मेजॉरिटी यहाँ से पढ़ के आई होती है। अभी तक भी ऐसे ही है। लेकिन हर इदारे में जो रिक्रूटमेंट्स हमने कर रखी है, मतलब असातिज़ा को ले लीजिए, तो कुछ असातिज़ा हैं जिन्होंने ना काम करने वाले असातिज़ा का भी वज़न उठाया हुआ है और वो बहुत मेहनत से काम करते हैं, डेडिकेटेड हैं। उनकी वजह से ये इदारे परफॉर्म करते हैं। जनरली हुआ ये स्ट्रैटिफिकेशन इस तरह हो गई कि जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड की फैमिलीज़ हैं ना, उनके बच्चे ही अब इन स्कूलों में आते हैं। लिहाजा उनकी लाइफ में उस तरह की से नहीं होती, ना पढ़ते वक़्त होती है, ना पढ़ने के बाद होती है। लिहाजा उनकी अच्छाइयाँ भी नज़र नहीं आ पाती और उनके बारे में जितनी परसीव बुराइयाँ हैं, वो शायद सब उनमें नहीं है। तो गवर्नमेंट स्कूल मेरे ख़्याल में भी परफ़ॉर्म करें, उनको भी वही तमाम इल्ज़ हैं जो तमाम सरकारी महकमों को है। उनसे अगर उनको आज़ाद कर लिया जाए तो बेहतर परफॉर्म बेहतर कर बेहतर सकते हैं। परफ़ॉर्म। अच्छा, एक चीज़ सुनने में आई थी कि रीअसेसमेंट का सिस्टम खत्म किया जाए। हाँ जी, तो ये एक दौर में गुफ्तगू चली एक कि जी प्राइमरी स्कूल तक तो बच्चे छोटे होते हैं, सारी दुनिया बगैर इम्तिहान लिए उनको हर साल अगले ग्रेड में शिफ्ट कर देती है। तो ये तसव्वुर जो है ना, ये भी हमने देखिए, ये दुनिया में है, बहुत से मुल्कों में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में ऐसे। और हम आधा कॉन्सेप्ट कॉपी करते हैं। हाँ, आप उसका एक पार्ट उठाते हैं जी, वो पूरा सिस्टम उठाएँ, मैंने तभी एक्सप्लेन। अनकुक्ड आइडिया लेके आएंगे तो फिर वो वही होगा जो हमारे साथ ऑलरेडी चीज़ों में हो रहा है। बिल्कुल। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से ये कॉन्सेप्ट हमने उठाने की कोशिश की जी। मैंने तब भी इनसे गुजारिश की कि जिसको आप कहते हैं ना कि वो इम्तिहान नहीं लेते, अगर उसको समझ लो ना एक दफ़ा, तो उससे सख्त इम्तिहान कोई नहीं है। मतलब वहाँ पे स्कूल का सेटअप डिफरेंट है प्राइमरी स्कूल का। प्राइमरी स्कूल में क्लास टीचर्स नहीं है, सब्जेक्ट टीचर्स हैं। मैं एक टीचर हूँ साइंस का, मेरे पास एक रूम है। मैंने एक ग्रेड 2 को लेट्स से एक लिस्ट लगानी है सब्जेक्ट की कि ये करिकुलम है सारा, बुक के ये टॉपिक्स हैं, मैं फ़लाँ-फ़लाँ तारीख को ये पढ़ाऊँगा। जिसको रजिस्टर होना है वो हो जाए। सो बच्चे अपने आप को रजिस्टर करते हैं, 20 का ग्रुप मेरा पूरा हो जाता है तो मैं वो क्लोज़ करता हूँ, कहता हूँ ये दोबारा जब मैं पढ़ाऊँगा फिर आपने आ जाना है। फिर लोगों को ये लिबर्टी है, स्टूडेंट्स को ये लिबर्टी है कि वो उसका इस हफ्ते मूड नहीं है साइंस पढ़ने का तो ना पढ़े, अगले हफ्ते पढ़ लेगा, इस हफ्ते कुछ और सब्जेक्ट कर ले। प्लस उनका प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है ना। बिल्कुल, वो हैंड ऑन टाइप। हाँ, हमने आधा आइडिया ले लिया कि असेसमेंट ना करें तो आप प्रैक्टिकल उनको लेके आए ना। हमारे यहाँ तो इतने लंबे-लंबे होमवर्क, इतने लंबे-लंबे लेसन्स जिसको कॉपी पेस्ट करते हैं बस। बड़े भाई ने लिख दिया, बहन ने लिख दिया या आपके पेरेंट्स आपका होमवर्क कर देंगे, कॉपी चेक करवा दी, होमवर्क हो गया। नहीं, इसके आगे भी थोड़ा देखिए वैसे। अब वो 20 बच्चे मेरे पास आ गए ना, मैंने आज की एक्टिविटी करवाई, उसके बाद में मैंने उन 20 की एक रिपोर्ट लिखनी है 1-1 करके, हर एक की रिपोर्ट, और बताना है कि जो मैंने सिखाया ये उसके बॉटम लाइन को क्रॉस सीख सके हैं या नहीं। अगर उन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसकी बॉटम लाइन क्रॉस नहीं की, तो मैं जब दोबारा ये चीज़ कराऊँगा और फिर लिस्ट लगाऊँगा तो आपने आना है फिर मेरे पास पढ़ने। और जिस दिन मेरी रिपोर्ट ये कहेगी कि आपने उसका मिनिमम लर्न कर लिया है, तो आप अगली जगह चले जाएँगे।
अब आप क्या इसको कह सकती हैं कि असेसमेंट नहीं होती? वो तो साथ-साथ कर रहे हैं ना, वो साल तो के छोड़ ही नहीं रहे। इससे ज़्यादा रिगरस असेसमेंट नहीं हो सकता है। आप हर टॉपिक के अंदर ये इंश्योर कर रहे हैं कि वो बॉटम लाइन क्रॉस करता है वीकली बेसिस पे और हर जितनी दफ़ा वो आएगा। तो इसको ये कहना कि जी उनके यहाँ साल के एंड पे एग्ज़ाम नहीं होता, साल के एंड पे नहीं होता, हर रोज़ हर क्लास के बाद होता है। तो बस हमने आधा आइडिया उठा लिया, उसके बाद इसके आगे कुछ नहीं है। तो इट मीन्स के हमारे इस चलते हुए एजुकेशन सिस्टम के अंदर तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता कि हम असेसमेंट को स्किप कर दें। पैचवर्क से नहीं होगा। पैचवर्क। पूरा सिस्टम लीजिए जहाँ से लेना। अगर अपना भी है तो पूरा सिस्टम लीजिए, अपना भी बहुत बुरा नहीं था। राइट। सो इट मीन्स के प्राइमरी स्कूल में जो कहा जाता है इम्तिहानात नहीं लेने चाहिए और उसके बगैर तो हमारा उसका तसव्वुर मेरा ये है कि असेसमेंट शुड नॉट बी फॉर फेलिंग पीपल। असेसमेंट इज़ नेवर मेंट टू फेल एनीबॉडी। ठीक है? असेसमेंट पुलिसिंग का नाम नहीं है। अगर किसी को मैंने फेल करना है ना, तो उसके लिए असेसमेंट की ज़रूरत ही क्यों है? असेसमेंट तो इसलिए करनी है कि मैं ये फैसला कर पाऊँ कि जो सिखाना चाह रहा था वो ये सीख चुका है या नहीं सीख चुका। एग्जैक्टली तो उसको मॉडिफाई किया जाए जब फॉर पास और फेल या 33% पासिंग मार्क्स से निकाल के आप बता दें कि ये ग्रेड्स हैं, आप कितने अच्छे हैं, 100% है, 80% है, 70%। अगर वो नहीं कर पा रहा ना, तो आपका काम है उसको लेबल करके साइड पे नहीं करना, उसको सपोर्ट दीजिए कि वो कर सके। ये ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा फेल हो जाएगा। अगर फेल होता है तो अच्छी कॉमें जो है ना उसके बारे में कहती हैं जी कि इंडिविजुअल्स नेवर फेल, सिस्टम्स फेल। तो आपका सिस्टम फेल होता है ना, बच्चा तो नहीं फेल होता। एक चीज़ और भी आपसे भी बात करते हुए माइंड में है कि जब एक हमारे यहाँ ना बहुत बड़ा फेयर है, जब हम भी पढ़ते हैं, अच्छा फेल हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, कि फैमिली क्या कहेगी, अच्छा तुम्हारा बहन भाई पेरेंट्स क्या कहेंगे, कोई नहीं फेल होगा, तुम फेल हो गए। एक बच्चे के माइंड पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आता है। तो क्या हमारे स्कूल्स में ऐसे काउंसलिंग सेशंस ऐसे लोग नहीं होने चाहिए कि बच्चों को ड्यूरिंग एग्जाम, बिफोर एग्जाम्स इस चीज़ के लिए उनको मोटिवेट करते रहे? कुछ नहीं है, हम अपनी इन चीज़ों पे भी काम नहीं करते। हाँ जी, बिल्कुल स्कूल में जितनी को बुरी-भली एडवाइस दे सकते हैं, वो साथ-साथ खुद अपनी कोशिश से कर सकते हैं। कोई प्रोफ़ेशनल काउंसलर्स कोई नहीं होते। ये कॉन्सेप्ट मौजूद था, सरकार ने इंट्रोड्यूस कराया, हम रखेंगे काउंसलर, आज तक नहीं रखे। क्योंकि हम दूसरे मसाइल से ही नहीं निकल पाते। तो काउंसलर होना चाहिए। दूसरी बात, आप बच्चों के ज़हन से ना जी खौफ निकाल दें कि फेलियर कुछ होता है। आई थिंक अगर है भी तो इसमें ये बताएँ, आप फेल हो गए ना, तो वो गिर के भी दोबारा भी तो उठ सकते हैं देखिए, ना। वो एक इंटरमीडिएट पोज़ीशन है ना कि अभी आप इस बात के लिए तैयार नहीं हुए कि आप इससे अगला लेवल ऑफ लर्निंग कर सकें। करेक्ट। ये फेल नहीं है। इसका मतलब है कि अभी आपको हमें और सपोर्ट प्रोवाइड करनी है सिस्टम को ताकि आप इस काबिल हो जाएँ कि आप आगे चल जाएँ। इसके लिए बच्चों को लेबल नहीं करना चाहिए। करेक्ट। ये जो लेबलिंग हम करते हैं ना कि फेल हो गए हो पिछली ही क्लास में रहोगे। ये नहीं, आपके पास 1 साल है ना जी। आप उस साल में यूँ डिज़ाइन करिए कि एक चीज़ बार-बार करने का मौका मिले जिसमें कोई कमज़ोर होता है। तो एंड ऑफ द ईयर सबको एक जगह पे एक बॉटम लाइन से आगे खड़े होना चाहिए ताकि वो आगे चले जाएँ। बच्चों की ज़िंदगी पे इस बात का बहुत बुरा असर होता है विदिन फैमिली, विदिन कम्युनिटी, विदिन फ्रेंड्स। ये लेबल उनसे हटते नहीं हैं फिर। करेक्ट? इसी तरह आप देखिए आगे सिस्टम किस तरह से हमने ख़राब किया। एक बच्चा मेरा अब जो असेसमेंट सिस्टम है मुल्क का जी ये बिल्कुल एक वीक सा निज़ाम है। इसमें अगर कोई बच्चा बदकिस्मती से परफ़ॉर्म नहीं कर सका किसी एक पॉइंट पे, थर्ड डिवीज़न जिसको उर्फ़-ए-आम में हम कहते हैं, मैंने उसकी पढ़ाई के तमाम रास्ते बंद कर दिए। तालीम लोगों को निकालने का नाम तो नहीं है, हुँ। तालीम लोगों को शामिल करने का नाम है। आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझसे समझ लीजिए कि आप बिल्कुल ठीक असेस कर रहे थे और मुझसे गलती हो गई। तो क्या इसकी सज़ा ये है कि मैं सारी ज़िंदगी मेन स्ट्रीम से निकल जाऊँगा? आपकी यूनिवर्सिटियाँ दाखिला नहीं देती, आपके इदारे नौकरियाँ नहीं देते। आपकी थर्ड डिवीज़न है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यार उसको एक दफ़ा गलती हुई थी सुधरने का मौका दे दो। बाकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में उसने बहुत अच्छा भी किया हुआ है, उस अच्छे को देख लो, हुँ। एक बुरे को क्यों देखना है? करेक्ट। सो सिस्टम ने इन चीज़ों को एड्रेस ना किया, तो आप लोगों को निकालते जाएँगे अपने सिस्टम से। करेक्ट। और ये सिस्टम को कैसे चेंज कर सकते हैं? सिस्टम कोई सिस्टम कैसे चेंज होगा? सिस्टम भी चेंज करने के लिए मैं जो ज़ाती समझ मुझे पता नहीं ये बातें किस तरह की हैं। सिस्टम को एक तो ये कि हमने अ, इनकॉम्पिटेंट लोगों के ज़रिए से तबाह किया।
मतलब मुझे ना अक्सर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन आप सुनते ही आ जाएगा तबाह। मैं करी करप्शन नहीं तबाह करती, करप्शन नहीं होनी चाहिए, देयर इज़ नो आर्गुमेंट अबाउट, नहीं होनी चाहिए। आपके किसी भी निज़ाम को करप्शन ने तबाह नहीं किया। अगर मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल एंगल से सोचूं तो करप्शन इज़ अ काइंड ऑफ इकोनॉमी जो पैदल चलती है, दुनिया के हर मुल्क में चलती है। आपको इनकॉम्पिटेंस ने तबाह किया। आपने ओवर द पीरियड मुख्तलिफ महकमों में मुख्तलिफ जिम्मेदार पोजीशंस में उन लोगों को प्रमोट किया जो उसके अहल ही नहीं थे। अब आप एक नाअहल आदमी से नाअहल चीज़ों की ही तवक्को कर सकते हैं। वो पैटर्नेज भी देगा ना तो नाअहल लोगों को देगा, क्योंकि किसी भी अपने से कॉम्पिटेंट आदमी को अगर वो आने देगा ना उस कल्चर में, तो वो तो उसके लिए अपने लिए ख़तरा है। इनकॉम्पिटेंस ने लोगों को तबाह कर दिया है। तमाम इदारों का बेसिक मेरे नज़दीक प्रॉब्लम आज यही है। आपके सरकारी महकमे, गैर सरकारी इदारे, नीम सरकारी इदारे, सब के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रीमेल करता है कि इसके पर्ची सिस्टम अभी भी चल रहा है। पर्ची सिस्टम अब तो बहुत ज़्यादा इस हद तक आ गया कि वो सबसे ऊपर तक पहुँच चुका है। अब वो उसके बाद क्या करेंगे आप उसी वही होगा जो हो रहा है। जो सो आपको पैच वर्क नहीं चाहिए। अब हम्म आपको सिस्टम को ठीक करने के लिए इधर से एक चिप उतार के उधर लगा दी, उधर वाली इधर लगा दी, ये नहीं चाहिए। आपको पूरे सिस्टम को रीथिंक करने की ज़रूरत है। जब तक आप उसकी रूट्स को नहीं चेंज करेंगे ना, ये ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। सर आजकल एक बड़ा रुझान आ गया जी, स्किल बेस्ड, डिग्री छोड़ो, पढ़ाई छोड़ो, स्किल सीखो, 3 महीने का डिप्लोमा करो, 6 महीने का 1 साल का करो और लाखों में कमाएं। आजकल तो आपको एड्स भी दिख रहे होंगे ना, आप ये करें और घंटों में इतना कमाएं। तो यूनिवर्सिटियां और वो लोग पागल हैं जो सिस्टम बना रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं। एजुकेशन कहाँ गई, डिग्री कहाँ गई? और ऊपर से इसके ऊपर एक और मज़े की बात है जी, हम रेफरेंस क्या देते हैं, हम स्टूडेंट्स भी मेरे, सर आप देखें इतनी फजूल है। गूगल कहता है कि आप एक सर्टिफिकेट करें तो हमें डिग्री की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहते हैं। अच्छा, आप ये देखिए कि वो इन लोगों से काम क्या लेते हैं। मतलब ये बिल्कुल ठीक बात है कि वो आप एक अमेज़न का, गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट के कुछ चंद छोटे-छोटे सर्टिफिकेट्स करें, यू गेट अ गुड जॉब। वो गुड जॉब इसलिए है कि आप डॉलर में लेते हैं और रुपयों में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप डॉलर में लें और उसी में ज़िंदगी गुज़ारनी हो तो वो गुड जॉब नहीं है। अच्छा, दूसरा, उनकी प्रोडक्शन लाइन में ना एक पॉइंट है जहाँ पे उनको एक बंदा चाहिए जो यहाँ पे लेट्स से कि एक स्क्रू टाइट कर सकता हो, ठीक। इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स, उनको एक लेबर छोटा-छोटा सा लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। ये अच्छा, वो स्किल्ड लेबर हायर करेंगे और उसको सारी ज़िंदगी उसी पोज़ीशन पे रखेंगे। ग्रोथ नहीं है उससे इससे ज़्यादा उन्हें तवक्को नहीं है, यस। ना उनको ज़रूरत थी। अच्छा, उनकी इससे ज़्यादा और अच्छी किस्मत क्या होगी कि वो दुनिया के एक हिस्से में 16-16, 18-18 साल पढ़े लोग बैठे हैं, जिनके पास करने को जॉब नहीं है। वो उनको कहते हैं कि तुम 3 घंटे या 3 दिनों का, 3 महीनों का सर्टिफिकेट करो और आ जाओ। उस बताइए किसी मुल्क को 18 घंटे, 18 साल पढ़ा हुआ बंदा मिले जो उसके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल दे, जो उसकी सप्लाई चेन में किसी जगह एक पॉइंट छोटा-सा काम कर दे, तो उसको और क्या चाहिए? ये बच्चे वहाँ लग के अच्छा ठीक है, हमें भी सूट करता है ये एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बहुत सारी यूथ बैठी है जिनके पास जॉब नहीं। इन द लॉन्ग रन ये सूट नहीं करता ये मॉडल। इन द लॉन्ग रन उनको भी, आज भी और हमें भी अपने बड़े डिसीजन करने के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए, इदारों की डेवलपमेंट के लिए वही लोग चाहिए जो ग्रेजुएट्स हैं। सो आप इसको ज़रूरत के तहत चला सकते हैं, इसको अपनी एजुकेशन पॉलिसी नहीं बना सकते कि हम आइंदा जी अंडरग्रेड तो होगा ही नहीं, यही हुआ करेगा, ऐसे नहीं कर सकते। दूसरा, एक और बात जो आजकल आप सुन रहे हैं बहुत आम, ये देखिए ह्यूमन रिसोर्स हम एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। मेरा नहीं ख्याल कि ये देयर इज एनीथिंग इन इट टू बी प्राउड ऑफ। कोई भी कौम अपने बच्चों को अपने तरक्की के लिए, अपने मुल्क में कंट्रीब्यूट करने के लिए पढ़ाती, इस पर्पस से नहीं पढ़ाती कि मैंने ये तैयार करके दुनिया को देने हैं। दुनिया को मैं मजबूरन देता हूँ जब मेरे पास खुद उनके लिए जॉब नहीं है। सो लॉन्ग रन में आपको सूट यही करता है कि इनके लिए यहाँ पे आप बिजनेसेस ओपन करिए, इनके लिए माहौल बनाइए, जो आपकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, ना कि उस जिम्मेदारी से जान छुड़ाने के लिए आप कहें कि हम दुनिया के सबसे बड़े अचार एक्सपोर्टर बन जाएंगे। मतलब अपनी लैकिंग को, अपनी नाअहलियत को, जो कि हम रिसोर्सेज पैदा नहीं कर पा रहे,
आप अपने पढ़े लिखे बच्चों को बाहर भेज रहे हैं कि आप जाएं और लोगों के लिए आप उनके लिए लेबर बने, उनका काम करें। और आप जितना पढ़ चुके हैं उससे बहुत निचले लेवल पे काम करें जाके वहाँ पे। बट वही बात है ना कि हम कन्वर्ट नहीं करते, मतलब वहां से तो $100, उनका तो $100 है, हम कन्वर्ट कर देते 30,000 बन रहा है, बहुत है। अच्छा, इन शॉर्ट टर्म इसमें कोई मज़ायका भी नहीं है जी, आप इस पॉलिसी पे चलें क्योंकि आज आपके पास बहुत सारी मैन पावर है, जिसको जॉब देने की फौरी पोज़ीशन नहीं है। बट यू कैन नॉट मेक इट अ पॉलिसी ऑफ योर कंट्री। ठीक है? पॉलिसी ये नहीं बन सकती हमारी कि हम लोगों को शॉर्ट कोर्सेज़ करा के निकालते जाएँ। आजकल जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से इंटरनेट एकदम से शट डाउन हो जाता है, एक तरफ तो हमारी बहुत बड़ा नंबर ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुका है, जॉब्स छोड़ के डिफरेंट फील्ड के लोग छोड़ के अपना बड़ी बेहतरीन डिग्रीज और ऑनलाइन अपने डॉलर कमाने के लिए, ठीक है पैसे कमाने की ज़रूरत है, आजकल हालात भी ऐसे हैं, जिसको जहाँ से मिल रहा है वो करे। जब आपका इंटरनेट बंद होता है, सिस्टम शट डाउन हो जाता है, तो फिर आपकी ये स्किल्स कहाँ जाएँगी और कैसे आप काम करेंगे? ये वो काम है ना जी जो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, कि आप कहते हैं कि ये हमारा एक बड़ा रिसोर्स है, तो इसके लिए एनवायरनमेंट तो आपको बनाना है। कि आप उस एनवायरनमेंट को फर्स्ट समटाइम्स फॉर पॉलिटिकल रीजंस, समटाइम फॉर टेक्निकल रीजंस, समटाइम फॉर इकोनॉमिक रीजंस भी हैं। आप उसको जिस दिन दिल चाहता है शट डाउन कर देते हैं और फिर उसके बाद जिन लोगों को उस लाइन पे लगाया होता है, और इससे सिर्फ ये नहीं होता, दुनिया में आपकी रेपुटेशन खराब हो जाती बहुत ज़्यादा होती है। आई थिंक अगस्त में पहली दफ़ा शटडाउन किया है इन्होंने। मैं उस वक़्त पाकिस्तान में नहीं थी, मैं कहीं बाहर थी और उस वक़्त हम कुछ काम कर रहे थे। फ्रीलांसिंग की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर फ़ौरन आगे उन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को आपने नहीं उठाना, उनका इंटरनेट सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा। तो हम तो कहीं भी नहीं है एक्चुअली। वो एक बच्चा या एक छोटा सा ग्रुप बच्चों का मिलके एक रेपुटेशन एज ए एंटिटी डेवलप करता है। हुँ। उनकी किसी कोताही से नहीं, आपके सिस्टम की खराबी से उनकी वो रेपुटेशन खराब हो जाती है। जितना उन्होंने अपनी गुडविल बनाई होती है वो ओवरनाइट खत्म हो जाती है, एंड देन दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन। सो आप अगर ये भी सिंसियरली प्रमोट करना चाहते हैं कि आप फ्रीलांसिंग बढ़ जाए, इससे डॉलर आते हैं, तो कम से कम उसके लिए तो एक रिसीव कर दें एनवायरनमेंट को। ठीक है? सो ये एक अजीब-सा हमारे वही बात है जो शुरू में कही, केओस है। किसी को नहीं पता कि हमें करना क्या है, जाना किधर है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा सर, जब हम जहाँ पे ये स्किल्स की बात हो रही है, उसके साथ हम एक चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं, सॉफ्ट स्किल्स। वो कितनी इम्पोर्टेंट है? वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपको टेक्निकली साउंड होने के बाद भी ये तरीका ना आए कि मैंने अपनी दूसरों के साथ ताल्लुकात कैसे इस्टेब्लिश करने हैं और अपनी अच्छी चीज़ उनको कैसे बेचनी है। ठीक है? आपके कोई ना वैल्यूज़ का आप रखते हो लिहाज़, ना नॉर्म्स हों आपके कोई, आप अपने और ये आज इश्यू नहीं जी शुरू हुआ। पाकिस्तान के चावल सबसे अच्छे हैं, बाहर क्यों नहीं बिकते? वहाँ तो इससे बुरे बिक रहे होते हैं। इसकी वजह ये कि आपके अंदर ये समझ नहीं है कि उसके अंदर मिक्स नहीं करना कुछ और, जो कहा है वो देना है। आपका फ्रूट क्यों नहीं बिकता? आप ऊपर वाली लेयर अच्छी बनाते हैं, नीचे उसके सब गार्बेज डालते हैं। अच्छा, ये एक एक कंसाइनमेंट में चल जाएगा ना, उसके बाद ज़िंदगी भर कंसाइनमेंट नहीं मिलेगी वहाँ से कोई। एक तो वो घड़ी लग गई, एक दफ़ा से वन टाइम। मेरा ये वाली बात है। सो ये और एक में नहीं है, ये तमाम काम आप पढ़ाई में ले लें, बच्चे यही करते हैं। एक दफ़ा ग्रेड आ जाए, किसी भी ज़रिए से आ जाए, तो उनको लगता है ये दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी हो गई है। ये कागज़ जो इसके बदले में आप लेके जाओगे, इस पे अगर गलत नंबर लिखे हुए हैं, तो ये सारी ज़िंदगी की बेइज़्ज़ती का बायस है। जहाँ भी प्रेज़ेंट करोगे, लोग आपको इसके मुताबिक एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। जब वो आपसे बात करेंगे तो आप उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होंगे, तो आपके दरवाज़े पहले से ज़्यादा बंद हो जाएँ। मेरा कागज़ कहता हो कि मैं मीडियोकर सा आदमी हूँ और मेरी गुफ्तगू कहे कि हाँ, ये मीडियोकर ही है, तो मेरी एक्सेप्टेंस है। मेरा कागज़ कहे कि मुझसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कोई नहीं है और मेरे से बात की जाए तो पता चले कि इससे ज़्यादा निकम्मा कोई नहीं है। तो बताइए नुकसान किस सूरत में ज़्यादा हुआ है? अब इसके जब आप डिसेप्टिव है, तब नुकसान है। अगर आप ट्रू है टू व्हाटएवर यू आर, तो अगला आपको आपके उस स्टेटस के हिसाब से जज करके आपको कनेक्ट कर लेता है अपने साथ। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इसमें एक चीज़ ये भी होती है, हमारे पास अक्सर बच्चे आते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी पढ़े-पढ़ाए, रटे-रटाए रटे आ गए, जॉब भी ले ली। 3 मंथ्स एक ऑब्जर्वेशन का भी टाइम पीरियड होता है, वो भी होता है। लिटरली 3 महीने भी नहीं निकालते हैं। 1 से डेढ़ महीने के अंदर पता चल जाता है कि इनका कैलिबर क्या है और गलत पोज़ीशन पे है। तो अल्टीमेटली क्या होगा फिर उनके साथ? या उनको हम डाउन करेंगे या फिर हमें माज़रत करके
घर भेजना पड़ेगा। आप उनसे माज़रत करेंगे, वो माज़रत एक जगह नहीं पूरी उस बिज़नेस कम्युनिटी में ट्रैवल कर जाती है। और उसके साथ देखिए उसका नुकसान, अच्छा आपने तो बेवकूफ़ बना लिया है शायद 2-3 महीने की वो पर्क्स भी एन्जॉय कर लिए जो आप डिज़र्व नहीं करते थे। जिस कंपनी में आप गए आपने उनका कितना टाइम ज़ाया किया। जिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास गई वो कितनी कॉम्प्रोमाइज़ हुई, मल्टीप्लाई इफ़ेक्ट होता है। आपको तो सिर्फ़ अपनी सैलरी से मतलब है, जहाँ पे आप जा रहे हैं उनका इम्पैक्ट कहाँ तक जा रहा है। जाना है। देखिए, आपने उसको जॉब से फ़ारिग किया, आइंदा के लिए जब उस इंस्टीट्यूट का पढ़ा हुआ कोई आएगा तो आप रिज़र्व होंगे उसके बारे में सोचने के लिए। आप उसको इंस्टीट्यूट को लेबल कर दिया। आपने क्रेडिबिलिटी ऑफ डिग्री जो थी उसको भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि ठीक भी है या नहीं। सो एक आदमी जो करता है उसका इफेक्ट उस तक नहीं है, वो पूरे सिस्टम पे रिफ्लेक्ट करता है और पूरे सिस्टम में मौजूद उसके अलावा बाकी लोग उससे मुतासिर होते हैं। यही हमारे साथ मुल्क के अंदर है, अपना यही हमारे साथ मुल्क के बाहर होता है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा सर, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं स्किल्स की, सॉफ्ट स्किल्स की। अच्छा, इसका कंपैरिजन डिग्री के साथ जाता है। तो अगर ये स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं तो एक्चुअल डिग्री की इंपॉर्टेंस क्या है? एक बाकायदा इंस्टीट्यूट है, करिकुलम होता है, उससे एक रिकग्नाइजेशन होती है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? एजुकेशनल ट्रेनिंग और अपने डिसिप्लिन में जो डेप्थ आती है ना, वो डिग्रियों से ही आती है। ये जो जिनको आप लंबी वैसे अंडर ग्रेड है, 4 ईयर प्रोग्राम्स हैं हमारे, इन्हीं के ज़रिए आपकी जो सब्जेक्ट में महारत है ना, वही सही है। अच्छा, स्किल्स जो हैं जिनको आप सॉफ्ट स्किल कह लें या जो कंटेम्प्रेरी स्किल्स हैं, उनकी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन वो इन डिग्रियों के पार्ट के तौर पे सिखाए जाने चाहिए। डिग्रियों की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। लिस्टेड के तौर पे नहीं हो सकते और इन्हीं डिग्रियों के अंदर वो शामिल होते हैं। सो उनको कोई ये कर लें कि मैंने डिग्री ये कर ली और अब अलहदा से मैं कुछ स्किल्स का कोर्स कर लूँगा या सॉफ्ट स्किल्स सिखा दूँगा। साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स क्या है? कम्युनिकेशन है। सॉफ्ट स्किल्स में आपकी प्रेजेंटेशन है अपनी। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आपकी लोगों से साथ कोलैबोरेट करने की सलाहियत है। ठीक है? तो ये तो आप ड्यूरिंग कोर्स वर्क ही सीखते हैं ना डिग्री में। क्लास में हूँ तो क्लास में मुझे मौका मिलना चाहिए कि मैं लोगों से इंटरेक्ट करने की तरबियत हासिल कर लूँ। मैं अपनी बात आर्गूमेंट के साथ प्लेस करना सीख जाऊँ। मैं अपनी कमिटमेंट का ऑनर करूँ, ये मुझे उसी डिग्री के अंदर रहते हुए सिखाना है। सो ये को दो सेपरेट एंटिटीज़ नहीं है, एक दूसरे को ओवरराइड नहीं करती। डिग्रीज के अंदर इनको एम्बेड करना चाहिए। तो मतलब ये एक जो माइंडसेट है कि हमें डिग्री की ज़रूरत नहीं है, हम तो 6 महीने साल का डिप्लोमा करेंगे और चले जाएँगे, वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। वो कॉन्सेप्ट इस हद तक दुरुस्त है कि अगर आपका लिमिटेड सा विजन है कि आपको चंद डॉलर कमाने हैं, तो दुरुस्त बात है। या मुल्क में भी इवन कुछ ऐसी जॉब करनी है, तो वो ठीक है। लेकिन वो भी आप दुरुस्त तरीके से नहीं कर पाएँगे अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स नहीं है तो। मुझे लोगों से बात करना ही नहीं आता। मुझे लोगों के की रिस्पेक्ट करना नहीं आता। मुझे अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करना नहीं आता। तो मैं चाहे जितना मर्ज़ी स्किल्ड हो जाऊँ, मैं मेरी दुनिया में जगह कोई नहीं है। सो ये बात सिखानी बच्चों को। सो शॉर्ट कोर्सेज़ अपनी जगह अहमियत रखते हैं क्योंकि बाय पर्पज़ डिफरेंट है। शॉर्ट कोर्स का मकसद और तरह की ज़िंदगी है और डिग्रीज़ का मकसद और तरह का करियर। अच्छा, इसकी इस थॉट के पीछे भी शायद एक रीज़न ये है कि एजुकेशन को बहुत अच्छा बिज़नेस समझा जाता है। आप स्कूल लेवल पे हैं, कॉलेज लेवल पे हैं, एजुकेशन लेवल पे हैं। तो लोगों को लगता है जो अगर हमने यूनिवर्सिटी को इतना बिज़नेस देना उससे बेहतर है कि शायद उससे 1/4 के अमाउंट में हम स्किल सीखें और अपने पैसे कमाना शुरू कर दें और अपने फैमिली को टेक केयर करना शुरू कर दें। ये भी कंसिडरेशन है जिस तरह के फाइनेंशियल हालात हैं हमारे ना, तो लोगों के पास मतलब अगर मैं उनके तरफ से होके सोचूँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ठीक समझते हैं कि यार एक डिग्री करनी है जिसके बाद ये सर्टेनिटी नहीं है कि जॉब है या अर्निंग कर सकूँगा कि नहीं। तो वो कहते हैं अच्छा ये तो छोटा एक कोर्स है, इसमें तो गारंटी है ना, इसके बाद थोड़ा मिलेगा लेकिन जो आप करियर नहीं होगा, लेकिन पैसे होंगे। तो इसका फेलियर भी आपकी सरकार है ना? बिल्कुल सरकार। ठीक है, जो इदारे हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, जिन जो कर सकते हैं, जिनको फैसिलिटेट करना है, हुँ। आप अगर जॉब्स पैदा नहीं कर रहे, फिर आप महँगाई ना करें। अगेन सवाल वहीं पे बॉटम लाइन वही है जी दोबारा कि गवर्नमेंट को गवर्नेंस सिस्टम्स बनाने थे। गवर्नमेंट को इन बिज़नेसेस में अपने आप को खुद नहीं डालना था। इदारों को स्ट्रेंथन करना था और उनके निज़ाम कवानीन को मजबूत करना था और अपने आप को पाबंद करना था कि उनकी इन डोमेन्स की रिस्पेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने ओवर द पीरियड सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने ओवर द पीरियड इदारों को मजबूत करने की बजाय उनके अंदर इंटरफेयर किया।
उनकी और जिन कवानीन के ज़रिए उनको चलना चाहिए था, उनको इंडिविजुअल्स ने अपनी पावर के ज़रिए से उन कवानीन को रुइन किया, तबाह किया। अच्छा, मैं ज़ाती कैपेसिटी में जब पावर में होता हूँ, तो ये करना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरे काम होते रहते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ से हटता हूँ, तो फिर मैं चाहता हूँ वैसा हो जाए। ये एक दफ़ा आप इस तरह से इंटरफेयर कर लेंगे, तो लाइन पे चीज़ें नहीं आती। अभी भी अब ये रियलाइज़ेशन इस वक़्त गवर्नमेंट के सर्कल्स में, पब्लिक में जो उनके लोग बातें करते हैं, उससे ये समझ आती है कि उन सबको पता है इस बात का। और अब हमारे पास क्योंकि स्पेस कम होती जा रही है अब सर्वाइव करने की, तो शायद इस तरफ ध्यान आ रहा है कि नहीं, इदारों की इंडिपेंडेंस का ध्यान रखना चाहिए था। इदारों को सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए था। उस तरफ आ रहे हैं, अल्लाह करे आगे भी शुरू हो जाए, तो चलें को 10-20 साल में ठीक हो जाए। इट मीन्स के स्टेट का काम होता है सिस्टम बनाना। स्टेट अगर बिजनेस करेगी तो फिर सिस्टम का वही हाल होगा जो हमारा इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा सिस्टम बनाना, उसकी रिस्पेक्ट करना। है। सर, हम प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। आप और स्कूल से शुरू करते हैं और यूनिवर्सिटीज तक जाएं, ये आप तो ज़्यादा करीब से इसको देख रहे हैं। पहले बच्चा स्कूल जाता है, फिर उन्हीं टीचर से ट्यूशन लेने के लिए शाम में ट्यूशन जाता है। तो एजुकेशन वाकई बड़ा अच्छा बिजनेस है देखने में। हम तो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्कूल वाले अपना कमा रहे हैं, टीचर्स अपना कमा रहे हैं, बच्चे के ऊपर बर्डन डबल है, पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन डबल है। तो फिर क्यों ना ऐसा करें कि स्कूल कॉलेज छुड़वाते हैं, हम कोचिंग भेजते हैं, ट्यूशंस कराते हैं, प्राइवेट पेपर दिलवाते हैं। प्रैक्टिकली तो यही होना चाहिए। इसके पीछे भी जो मैं प्रिंसिपल की बात करूँ ना, तो देखिए, आपके शैडो सिस्टम्स बने। मसलन कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं ना, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगी। वहाँ जो गवर्नेंस इतनी पुअर है कि वहाँ काम करने वाले असातिज़ा आपके कहने के पाबंद नहीं रहे। करेक्ट। अब वही असातिज़ा शाम के टाइम एकेडमी में जाएँगे और वही पढ़ाएँगे, इन्हीं बच्चों को पढ़ाएँगे जिनको पढ़ाने के लिए सुबह उन्हें रिक्वेस्ट की थी, और फिर उनसे इस बात के अलहदा पैसे लेंगे। और वालिदैन के पास कोई और रास्ता नहीं है ये एक्सेप्ट करने के, क्योंकि और बड़े से बड़ा कॉलेज ले लीजिए, अब छोटे-बड़े की फ़र्क ही नहीं रह गया हुआ। कोई भी इदारा ले लें, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है। यूनिवर्सिटी भी इस कर्ज से बची हुई है थोड़ी-सी, लेकिन कॉलेज और स्कूल में तो यही है कि सुबह मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ ना जाऊँ, तो आप मेरे आगे प्रोसेसेस रोक देते हैं। वहाँ मैं उसके लिए जाता हूँ और शाम को पढ़ने के लिए आपके पास आता हूँ। आप उसके पैसे अलहदा लेते हैं, इसके पैसे अलहदा लेते हैं। अगेन रेगुलेशंस की कमी, इम्प्लीमेंटेशन की कमी, वरना कॉलेज के असातिज़ा को क्यों ये ज़रूरत है कि वो अपनी ड्यूटी ना करें और शाम को ट्यूशन पढ़ाएँ? स्कूल के टीचर्स को क्यों ऐसा करने की इजाज़त है? इवन प्राइवेट स्कूल के साथ, जिनकी कोई मतलब रेगुलेशंस एज़ सच कोई बहुत मुश्किल काम ही नहीं है। सुबह जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, रात को उसी स्कूल के बच्चे वो पढ़ने आपके पास ट्यूशन पे वो लेवल्स में आ जाते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो इसको ख़त्म करना किसका जॉब है जी? इसको ख़त्म करना गवर्नमेंट का जॉब है, रेगुलेटर्स का जॉब है। वो नहीं ख़त्म करना चाहते, बेनिफिशियरी हैं। क्योंकि ये गलत होता है, तो उस गलत के दौरान उनकी स्पेस बनती है। तो इट्स चेन ऑफ करप्शन कनेक्टेड है ये, और इंडिविजुअल उसको ना ठीक कर सकता है ना रोक सकता है। ना ठीक करना चाहेगा, तो अब गलत हमारे मुल्क में इतनी मिकदार में हो गया है कि सारा गलत मिलके किसी ठीक को गलत साबित कर देता है। मेजॉरिटी अथॉरिटी। हाँ, और ठीक वाले को अपने आप को कॉर्नर करना पड़ता है एट टाइम्स। आप लेने सड़कों पे मॉब, गलत है ना? ये गलत। वो सारे इतनी तादाद में होते हैं कि वो कानून की कोई चीज़ छोड़ते ही नहीं है वहाँ। वो सारे मिल के इतने पावरफुल हो जाते हैं कि जो दुरुस्त है उसको मानना पड़ता है कि ये ठीक। हमारी शायद एक कल्चर, हमारी सोसाइटी, हमारे सिस्टम के अंदर वैल्यूज़ के ऊपर इतना कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है कि शायद इसलिए हमारी आने वाली नस्लों में वैल्यूज़ नहीं है। मैं चाहता हूँ जी आप ठीक हो जाएँ, दूसरे ठीक हो जाएँ, मेरे ठीक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक होने का तरीका ये है कि पहले अपने आप को पाबंद कर लो, खुद तो छोड़ दूँ। अच्छा, जब मैं इस तरह की बात स्टूडेंट से करता हूँ कि यार आप बाकियों की फ़िक्र छोड़ दें, खुद को ठीक कर लें, तो उनका जवाब ये होता है कि सर, उससे जो हमारा सिस्टम तो बदलना नहीं, हमारा जो नुकसान है वो हो जाएगा। हम आपके रास्ते पे चलेंगे तो हम तो ख़राब हो जाएँगे, बाकी चलते रहेंगे जो चल रहे हैं। तो वो साइकिल एक विशियस साइकिल सा बन गया है। इसको ब्रेक करना आई डोंट नो कहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं एवरीवन वांट्स टू लीव द पाकिस्तान।
किसी भी कैपेसिटी पे, चाहे डिग्री के बेस पे जाए, चाहे वो वर्क परमिट पे जाए या इमिग्रेशन व्हाटएवर, निकलना चाह रहे हैं पाकिस्तान से, जो ठीक ठीक भी है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं दिख रहा, होपलेस हो चुका है। ऐसे दौर में अगर यही चलता रहा तो पाकिस्तान से तो सारा स्किल्स, सारा टैलेंट निकल जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? तो क्या हम हमारे पास हमें हमारी नेशन को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे सिस्टम को कुछ ऐसी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है कि अपने टैलेंट को कुछ अपने लिए भी प्रिज़र्व किया जाए? अभी बिल्कुल रिसेंट डेज में सोचें तो हम तो इसको प्रमोट कर रहे हैं। एट गवर्नमेंट लेवल वी थिंक इट इज़ करेक्ट फॉर द मोमेंट। वो एक वर्ड आता है इसके ऊपर जी, रेमिटेंस आ रही है। रेमिटेंस आ रही है। तो फिलहाल तो हम जिस फाइनेंशियल क्राइसिस में है ना, इमीडिएट सोल्यूशन हमारे पास ये है कि एक रीजनेबल सोर्स ऑफ इनकम है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। तो ये ठीक है, इसको प्रमोट करना चाहिए, इससे पैसे आ जाते हैं। लेकिन आई वेरी श्योर जी कि ये चलेगा नहीं। ग्रेजुअली गवर्नमेंट इसको रीथिंक करेगी। जब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ बन जाएंगी तो शायद लोग ले जाएंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको अपने मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ठीक है कि बहुत लोग आजकल इधर जा रहे हैं या जाने की कोशिश में हैं या एटलीस्ट ख्वाहिश ज़रूर रखते हैं कि वो चले जाएं। लेकिन अगर आप इसको टोटल नंबर ऑफ पीपल बीइंग गोइंग टू अदर कंट्रीज फॉर जॉब लें ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारी कंट्रीब्यूशन को बहुत बड़ी सेंस में नहीं है। हम अभी उन टॉप कंट्रीज़ में नहीं है जी जहाँ से लोग जॉब करने के लिए बाहर चले जाते हैं। ये भी एक फ़िज़ा बनती होती है और फिर विदाउट नंबर्स वो एक परसेप्शन डेवलप हो जाती है। 7 लाख समथिंग लोग जो हैं अपनी जॉब के लिए पिछले साल के मुख्तलिफ रिपोर्ट्स कहती हैं। तो अगर आप इससे बहुत पिछले सालों में चले जाएँ तो नंबर को बहुत फ़र्क तो नहीं था। एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, आपका बड़ा सरमायादार भी, जिसे लपेट रहा है, दे वांट टू लीव, निकल रहे हैं फैमिली सिस्टम रेवेन्यू के साथ। पीछे क्या रह जाएगा? ना आपके पास टैलेंट रहेगा, ना आपके पास रेवेन्यू रहेगा। तो देखने में तो लग रहा है कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। जब आपके पास बिजनेस करने के लिए जो आपने जिसको ईज ऑफ बिजनेस फरमाते हैं, तो वो पाकिस्तान में मैं देख रहा था फिगर्स के ईज ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ कमिंग इज इजी, इन टर्म्स ऑफ सस्टेनिंग इज वेरी डिफिकल्ट। करेक्ट। तो कंपनीज बाहर से लाते वक्त आप डे वन पे गिविंग देम ईज टू स्टार्ट बिजनेस हियर इज वेरी गुड। कोई 86 पॉइंट्स पे थे हम 100 में से। इसमें जब वो आप आगे तो बिजनेस चला पाएंगे, ये मुश्किल काम है। सो इसको करेक्ट करने की जरूरत है। गवर्नमेंट इस पे मेहनत कर रही है आजकल, बहुत तवज्जो है इस बार पे कि इसको ठीक किया है। एज ए एंटरप्रेन्योर मैं भी देखती हूँ। और पाकिस्तान कहीं नहीं जाता, पाकिस्तान फर्स्ट क्लास रहेगा, आप देखिएगा। और दिन ब दिन इसके आगे इंशाल्लाह बेहतर होने। मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी ये बात। मैं मतलब बहुत अरसे बाद किसी ऐसे पॉजिटिव इंसान से मिल रही हूँ कोई इतनी पॉजिटिव बात की है कि हमें भी हिम्मत मिल रही है। अच्छा, पाकिस्तान कहीं नहीं जाने वाला। नहीं नहीं जाएगा जी। अब देखिएगा इंशाल्लाह आने वाले सालों में इससे बेहतर होगा। हम जितने लोएस्ट पे जा सकते थे जा चुके हैं। अब इसके बाद इससे बुरा नहीं हो सकता। अच्छी कोई जगह नहीं है, इसमें सर्वाइवर कर लिया तो अब हम चल पड़े हैं। सब दूसरा आप कौम के करेक्टरिस्टिक्स को देखिए, इससे ज्यादा रिजिलियंट कौम कोई नहीं मिलेगी आपको। आप देखिए, बम धमाका हो जाता है, अगले दिन उसी जगह बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं और कह के बात। हिम्मत वाले लोग हैं। अच्छा, खुशी आप देखें, छोटे छोटे मामलात में बहुत ज़्यादा खुश होने के मौके ढूंढते रहते हैं। ठीक है, वरना इतने वाकयात अगर यूरोप में हो रहे होना जी तो गोरे घरों से निकलना छोड़ दें, वो नहीं रह सकते। ये कौम रहती है जी, ये लाइफ को एंजॉय भी करती है, रहती भी है। और हर रोज़ रात को ये सोच के कि अब तबाही है, इसके बाद कुछ नहीं है, अगले दिन से फिर काम पे चली जाती है, हम्म। इस उम्मीद में कि आज ठीक हो जाएगा। करेक्ट। और ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम तो बिल्कुल उम्मीद भी कर सकते हैं और उम्मीद रखनी भी चाहिए। अच्छा सर, पिछले दिनों बहुत सारी एजुकेशनल पॉलिसीज़ बनी जिसमें नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे लोगों की इनपुट भी थी। कितनी सक्सेसफुल रही वो पॉलिसीज़? पॉलिसीज़ क्योंकि जी हम दुनिया की अच्छी-अच्छी पॉलिसीज़ को देख के बनाते हैं, तो एज़ पर डॉक्यूमेंट एज़ पर से वो डॉक्यूमेंट अच्छे होते हैं। अक्सर औक़ात कुछ वो इनकंसिस्टेंट होंगे, थॉरोली थॉट आउट नहीं होंगे, लेकिन उसके अंदर चीज़ें अच्छी होती हैं। इम्प्लीमेंटेशन हमारा इश्यू है, क्योंकि गवर्नेंस नहीं है, कंट्रोल नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है ढंग के, हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं होते, सो वो पॉलिसीज़ वहीं की वहीं रह जाती हैं। मैं एजुकेशन
के फील्ड से हूँ। एजुकेशन की पॉलिसीज़ अगर आप पुरानी उठा लें तो 1959 का जो कमीशन रिपोर्ट थी वो आज निकालें, जो कुछ तब कहा था ना वो आज भी कर दें तो ठीक हो जाए सिस्टम, वो किया नहीं। अब फिर हर 10 साल 5 साल बाद गवर्नमेंट इस बात को अपनी अचीवमेंट गिनती है कि उसने एक पॉलिसी दे दी, उस पॉलिसी के फॉलो अप में जो लिखा था होगा वो नहीं होता, उसका फॉलो अप हम नहीं कर पाते। हमने एजुकेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, कोई मेरा ख्याल है काफ़ी महीने गुजरने वाले हैं, एंड वेरी करेक्टली वी डिड इट। है एजुकेशनल इमरजेंसी हमारे यहाँ, हमारे पास कोई बहुत सारा 2.5-3 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, उनको पढ़ाना चाहिए। उसके फॉलो अप में आज पूछें कि क्या हुआ जेएमएच ने, किसने क्या किया है दाने, उसका फॉलो अप नहीं होता। जो पॉलिसीज़ का ये था, अब ये फर्दर कॉम्प्लिकेटेड हो गया 18th अमेंडमेंट के बाद। जब हमने 18 में डिवॉल्व कर दी पास, तो अब प्रोविंसेस इंडिपेंडेंट है। अब अच्छा, फेडरेशन में प्रोबेबली अभी तक ये एक्सेप्टेंस नहीं है कि अभी हमारा जॉब नहीं है। फेडरेशन अभी तक जो मुख्य महकमे हैं हमारे, वो इसी ख्याल में रहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है। जब वो इस पे काम करते हैं एंड दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट प्रैक्टिकली, जिसके पास कैपेसिटी है वो ये करते हैं, तो उनका बनाया हुआ डॉक्यूमेंट प्रोविंसेस नहीं मानते। आखिरी एजुकेशन पॉलिसी 2009 में आई, आज 2024 आ गया एंड, और जो हमने उसमें कहा था किया तो वो भी सारा नहीं, लेकिन कर भी लेते तो 2009 की बातें 2024 में तो नहीं काबिल इस्तेमाल। उसके इस दौरान हमने 2017 में फेडरेशन ने ट्राई की कि पॉलिसी बनाई, वो नहीं सूबों ने मानी, पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया। फिर अब भी रिसेंटली 2-4 दिन पहले फिर एक पॉलिसी फ्रेमवर्क हमने अनाउंस किया। अब सूबों में ये प्रोबेबली कैपेसिटी अभी नहीं है उनके इदारों में कि वो पॉलिसीज़ बनाए, या बनाए तो सामने नहीं आई आज तक। तो फेडरेशन को चाहिए कि अब उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर दे, बजाय पॉलिसीज़ बनाने पे ज़ोर देने के उनके रोल को एक्सेप्ट करे और उन्हें पॉलिसीज़ जो है वो बनाए। पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बनाती है फेडरल गवर्नमेंट, ये जिसमें प्रायोरिटीज़ तय कर देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि इन पॉलिसी गाइडलाइंस के मुताबिक, फ्रेमवर्क के मुताबिक सूबे अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे। ये इस तरीके से, और फेलियर की वजह, कंसिस्टेंट फेलियर की वजह इम्प्लीमेंटेशन का सीरियसली टेकअप ना करना है, सिर्फ पॉलिसी डॉक्यूमेंट देने से बात। जैसे सर आप भी पार्ट हैं इस वक्त पॉलिसी मेकिंग उस कमेटी का, नेशनल इंटरनेशनली, तो आप क्या समझते हैं कि डेफिनेटली आप अपना बेस्ट भी दे रहे होंगे, तो कहाँ आपको हर्डल आ रही है कि चेंज आप ही चाहते हैं, विजन आपके पास भी है, क्यों नहीं करते? नहीं, पॉलिसी किसी भी सब्जेक्ट की हो ना, ये मेरे नज़दीक पॉलिसीज़ जो हैं वो फेडरल जो मिनिस्ट्रीज़ हैं ना, उनके थ्रू ऑपरेट होती हैं, वो बनाते हैं, जिम्मेदार वो होते हैं, उनका फेडरल मिनिस्ट्री या उसका कोई महकमा इस काम पे लगा होता है। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डायरेक्टली इसका पार्ट नहीं होती। हमारे यहाँ वो जो थिंक टैंक्स वाला एक कॉन्सेप्ट है दुनिया में, वो कॉस्मेटिकली मौजूद है, लेकिन उसकी इनपुट प्रोबेबली सिस्टमेटिक तरीके से कभी भी सीख नहीं की जाती, ना इम्प्लीमेंट एटलीस्ट एजुकेशन में मैं आपको ये बात बता सकता हूँ सूख से कि ऐसा नहीं होता। अब जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ का स्ट्रक्चर है ना, वो जो भी वहाँ आते हैं लोग, वो इस बात में तो ट्रेंड होते हैं कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, कैसे बननी चाहिए पॉलिसीज़, जहाँ तक तो वो दुरुस्त है। उस सब्जेक्ट की समझ बहुत रेयर है जिस सब्जेक्ट पे पॉलिसी बननी है, हम्म क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो उनकी जॉब्स तो हर थोड़े दिनों के बाद आज इस मिनिस्ट्री में, कल उस मिनिस्ट्री में, परसों उस मिनिस्ट्रीज में, सेक्रेटरीज को ले लीजिए, एडिशनल सेक्रेटरीज को ले लीजिए। तो आज एक बंदा लेबर का सेक्रेटरी है तो मुमकिन है कल वो फॉरेन अफेयर्स से चले शायद ना हो, लेकिन वो वहाँ से उठे तो हेल्थ का हो जाए, एग्जैक्टली, ये तो वहीं से उठा के। किसी भी जगह लग जाए। यस। अच्छा, इसका तो हम ये रिकग्नाइज ही नहीं करते कि ये स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं। इसीलिए हम यहाँ पे उन लोगों को ले आते हैं जिन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन में तो बहुत एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उस सब्जेक्ट से उनका ताल्लुक शायद नहीं होता, और उनके साथ भी मेरे ख्याल में जाती है इन सेंस कि आप उनको एक ऐसी जगह बिठा के ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगा लें जिसके लिए वो ट्रेन नहीं है, कौन के साथ सबसे बड़ी ज्यादती है? खत्ती है। तो इस एक एक फैक्टर ये भी है जी पॉलिसीज के ना काम कर सकने में। तो सो मिनिस्ट्रीज डायरेक्टली, यानी मैं हो गया एकेडेमिया से हूँ, उनका दिल माने तो मानेंगे। तो एकेडेमिया में से जो उनको अच्छा लगता है उसको
शामिल कर लिया। उनके मूड पे डिपेंड करता किसी हर जगह एक्सेप्टेबल नॉन एक्सेप्टेबल्स होते हैं, तो आप उनको शामिल कर लें। उनकी बात सुनने को दिल माने तो सुन लें, ना सुने तो जो आपने सोच रखा है वो बना लीजिए। उनका कोई फॉर्मल रोल उस तरह से इन पॉलिसी फार्मुलेशंस में नहीं होता। है। सर आजकल एआई बहुत बहुत तेजी से काम कर रहा है। इसमें बहुत सारे इदारे, बहुत सारी फील्ड्स डैमेज भी हुई हैं, इम्प्रूव भी हुई हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब्स डैमेज हुई हैं। एजुकेशन सेक्टर में आप क्या समझते हैं कि एआई किस तरह से वर्क कर रहा है? क्या हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोई बेनिफिट ले रहे हैं इससे? अभी तो लाइक ऑल अदर फील्ड्स ही हम एक बड़ी अनसर्टन केओटिक सिचुएशन में हैं। हमारे हाथ एक ऐसा टूल आ गया है जो अपेरेंटली हमारे सारे काम कर सकता है, और हमने उससे सारे काम लेने भी शुरू कर दिए विदाउट एक्चुअली नोइंग कि जो काम वो कर रहा है वो कितना एक्यूरेट है, कितना दुरुस्त है। उसका मसलन अब इसको यूं अगर कहना कि हमारी इस वक्त जो होप्स है ना एआई से, वो ये है कि ये इंसान को रिप्लेस करने वाला है। ये कभी भी नहीं हो सकता जी। मेरी राय में कोई भी डिवाइस, कोई भी इंस्ट्रूमेंट टूल अपने क्रिएटर से बड़ा नहीं होता, करेक्ट। उससे ज़्यादा वाइस नहीं होता। वो उसके कामों में उसकी सहूलत के लिए बनता है, करेक्ट, वो उसको रिप्लेस तो नहीं करता। ऐसे ही थॉट उस वक्त पे थी जब कंप्यूटर लॉन्च हुआ था पहला, लोगों का जी सिस्टम आ जाएगा, बंदे चले जाएंगे, तो शिफ्ट हो गया सिस्टम ऑटोमेटिक। तो ये भी वही शिफ्ट है, उसी तरह का एक बड़ा शिफ्ट अब आया है। बहुत पीछे चले जाएं जी। आप देखें कैलकुलेटर आया था तो नाम ने कहा बच्चों बच्चों के ज़हन कुंद हो जाएंगे, इनको इस्तेमाल ना करने दो। वही रिएक्शन अब है हमारा। सो आई सपोज के एआई कितनी हमारी सपोर्ट करेंगे एआई टूल्स, ये अभी वक्त लगेगा तय होने में। इनकी प्रॉपर प्लेस तय होने में वक्त लगेगा, बट दे विल नॉट बी एबल टू रिप्लेस ह्यूमन बी। कभी भी नहीं कर सकेंगे। वो एक जनरल सा असूल है जिसके तहत ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल में। दूसरी बात जो है एआई से मुतालिक जो मेरी समझ में आती है जी, हमें चाहिए कि हम इसको सीखने और डेवलप करने पे तवज्जो करें, इसकी डिनाइल से निकल जाएं। हमें जो अभी हम इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं या डिनाइल करते हैं या इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते, इससे निकल जाना चाहिए। ये आपको आपके उन कामों से निकाल लेगा जिन पे आप वक्त ज़्यादा खर्च करते हैं, और आपको वक्त देगा उन कामों के लिए जो इससे ऊपर के लेवल के हैं। सो ये इंटेलिजेंट टूल्स है ना, ये वाइज टूल्स नहीं है। अब जो एजुकेशन के फील्ड में मैं समझता हूँ लोगों को विजडम देने की ज़रूरत है, इंटेलिजेंट बनाने की ज़रूरत। शायद ये किसी हद तक कॉम्पनसेट कर लेगा, लेकिन इसके ज़रिए से हासिल किए हुए इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस मैंने कहाँ और कैसे कब कितने इस्तेमाल करने हैं, ये फ़ैसला फिर इंसान नहीं करना। तो इसलिए अब मुझे बच्चों को ये सिखाना ज़रूरी है कि वो वाइज़ कैसे होंगे। करेक्ट। उस टूल को पॉजिटिवली कहाँ यूज़ करके अपने टाइम को मज़ीद वैल्यूएबल करना है हमें। ये टूल हैं जो आपके मसलन जैसे कैलकुलेटर था ना, तो उसने मेरी वो मुशक्क़त ख़त्म कर दी कि 3990 ज़रा 5880 कितना होगा, और उसको मैं करने में इतना वक्त लगाता था, उसने 1 सेकंड में कर दी। ठीक है? तो कोई डेटा एनालिसिस के टूल्स हैं ना, तो मैं फार्मूले लिख के वैल्यूज़ लगा के लगा रहता था 2-2 घंटे, उसमें पता रहता है कोई स्टेप गलत हो गया। तो वो काम उसने बता दिया कि मैं प्रिसिजन से कर दूँगा, क्विकली कर दूँगा। लेकिन डेटा एनालिसिस के बाद जो आउटपुट आई है उसके मीनिंग क्या है ये मैं ही समझ सकता हूँ, करेक्ट। ये सॉफ्टवेयर नहीं समझ सकता। यस, उसके पास इमोशंस नहीं है ना। उसके पास वो सेंस नहीं है पीछे जी। यस। सो अब जो नंबर से क्या निकालना है ये विजडम बंदे में होगी, पहले भी है अब भी होगी। सो उस लोगों को वाइज होने पे ट्रेन करना चाहिए मुझे। सर एजुकेशन डिप्लोमेसी क्या है? एजुकेशन डिप्लोमेसी का लफ्ज पता नहीं कहाँ से निकाला जी आपने। एजुकेशन डिप्लोमेसी जो है ना ये बड़ा एक इस कॉन्टेक्स्ट से हटके गुफ्तगू है। ऐसे तमाम रवाबित हमारे दूसरे ममालिक के साथ है अपने इर्द गिर्द, जहाँ पे हम पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, तो वहाँ पे ये एक काइंड ऑफ पीपल टू पीपल रिलेशनशिप बिल्ड करना हो, तो उसके कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट है कि आप एकेडेमिया टू एकेडेमिया कनेक्शंस डेवलप कर दीजिए। हमारे मुल्क के लोग उस साइड के एकेडेमिया से और वहाँ के लोग यहाँ के एकेडेमिया से इंटरेक्ट करें, और ये जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है ये शेयर्ड बनाए।
अच्छा, इसके ज़रिए से आप अपने कल्चर को वहाँ और उनके कल्चर को यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। जब लोग कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपके पास एक एनवायरनमेंट बनता है जहाँ आप पॉलिटिकल पेनिट्रेशन कर सकते हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये एक इस तरह से है। सो ये एजुकेशन डिप्लोमेसी का रोल है ग्रोथ में किसी भी मुल्क की का रोल है जी। ऐसे तमाम जगह जहाँ पे हम पोटेंशियली समझते हैं कि वी कैन बी म्यूचुअली बेनिफिशियल विद अदर कंट्रीज, वी कैन बेनिफिट देम एंड दे कैन बेनिफिट अस, और वी पॉलिटिकल इनरोड्स नहीं बन पाते दुनिया के पॉलिटिकल सीन की वजह से, तो आप इस तरीके से कनेक्ट हो जाइए और इस कनेक्शन को कंटिन्यू करने में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होती साइडों से। सो आप इसको चलाएँ और इस पे काम कर रहे हैं कि हमारा मुल्क भी है ऑब्वियसली, हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो जिन ममालिक के साथ हम समझते हैं कि इस तरह चला जा सकता है, तो ये बिल्कुल चल रहा है। ये डिप्लोमेसी तो मुख्तलिफ तरह की ना, क्रिकेट डिप्लोमेसी आपको याद, ये जैसा ये एकेडमिक डिप्लोमेसी भी है जी। राइट। अच्छा सर, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट आप कैसा देखते हैं आजकल के बच्चों पे? सोशल मीडिया ने बहुत सारे जो है ना ये नॉर्म्स ख़राब किए हैं। अच्छा अगेन वही है, कोई भी मीडिया हो ना, वो इटसेल्फ ना गुड है ना बैड है। उसका यूज़ आप यूज़ कैसे करते हैं उसको ना। अच्छा, यूज़ करने के मामले में ये है कि उसके जो एथिक्स सिखाने की ज़रूरत थी ना, वो हम नहीं सिखा पाए। वो किसी बात में भी नहीं सिखा पाए, इसमें भी नहीं सिखा पाए। अब सोशल मीडिया का हाल ये हो गया है कि मतलब देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट कि आपको इन्फॉर्मेशन आती है। बच्चों में ये स्किल नहीं है, बड़ों में भी नहीं है कि वो उसमें से पहले इतना ही देख लें कि क्या देखना है, क्या छोड़ना है, कौन-सी चीज़ आगे ट्रांसमिट करनी है, कौन-सी नहीं ट्रांसमिट करने वाली। इस पे तवज्जो देने का वक़्त नहीं है और बच्चों से बहुत शिकायत करता हूँ, खुद भी यही करता हूँ हुँ, कि मैं सुबह व्हाट्सएप खोलता हूँ, हुँ, जो कोई अच्छी चीज़ नज़र आती है फॉरवर्ड हुँ। और टू ऑल, जो नहीं अच्छी नज़र आती है, अच्छा ये पढ़ते भी नहीं है कि लिखा क्या है, यस। ठीक है? और मसलन आसान सी चीज़ देखिए, हम में रोज़ सुबह मुझे कुछ 100 दुआओं के मैसेजेस इधर से आते हैं, हुँ, ठीक है? ऐसा कर लें तो फलाह हो जाती है, तो पहले खुद तो कर लें, ऑथेंटिसिटी नहीं पता। किस लोगों को भेज रहा हूँ, खुद नहीं करता। करेक्ट। फिर उसके बाद जो आया है ये दुरुस्त भी है कि नहीं है? और ख़ुसूसन जी जब कोई ऐसी बात आए जो नेगेटिव है, तो मुझे 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि इसको आगे भेजना है कि नहीं भेजना, बिल्कुल। इसको रोकना है कि नहीं रोकना। सो सोशल मीडिया इटसेल्फ कुछ बुरा नहीं है, इसका यूज़ करने के जो नॉर्म्स हैं, जो एथिक्स हैं, वो सिखाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और अभी जिस हालत में आज हम मौजूद हैं ना, जो बात जितनी ज़्यादा गलत होगी वो उतनी जल्दी डिसेमिनेट हो जाती है। स्ट्रांगली एग्री। वे वो शायद लोग सुनना पसंद। हाँ, उसकी डिटेल में नहीं जाएँगे हम, ज़रा आउट ऑफ ट्रैक हो जाएँगे और शायद बहुत सारे लोग इख्तिलाफ़ करेंगे उस चीज़ से। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट मुझे दिखता है ना, हमारी बुक रीडिंग खत्म हो गई है। हमारी बुक शॉप कहीं वैनिश हो गई हैं। ऐसे ही रीडिंग को ना 2 हिस्सों में मैं करके देखता हूँ जी। एक वो जनरल रीडिंग है जो बस मेरा सब्जेक्ट कुछ भी था। मैं लिटरेचर पढ़ता था, हाँ। मैं फ़िक्शन पढ़ता था, नॉवेल्स पढ़ता था। अच्छा, वो चीज़ें और फिर जनरल नॉलेज दुनिया के बारे में, ये इससे मेरा वर्ल्ड व्यू फ़ॉर्म होता था। इससे मुझे समझ आती थी कि मैंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस पे अपनी ज़िंदगी का रास्ता कैसे तयीन करना है। वो रीडिंग ख़त्म। अच्छा, वो जो दूसरी रीडिंग थी जिसको हम कहते हैं स्कूल की किताबें, कंटेंट पढ़ना अपने सब्जेक्ट का, वो रीडिंग मुझे लगता है ख़त्म नहीं हुई, उसका मीडियम चेंज हो गया। अब पहले मैं एक चीज़ समझने के लिए किताब खोलता था, अब मैं वही चीज़ इंटरनेट पे किसी ब्राउज़र पे लिख के सर्च करता हूँ, तो मुझे बिल्कुल प्रिसाइज़ली उस चीज़ का आंसर मिल जाता है जो मैंने कहा होता है। और फिर मैं उस मुख्तलिफ़ आंसर्स में से फ़ैसला कर लेता हूँ क्या चाहिए। सो मेरी वो वाली रीडिंग तो उधर शिफ्ट हो गई है, लेकिन ये जो पहले वाला मैंने केस बताया ना, ये बहुत ज़्यादती हुई है। क्योंकि आई बिलीव कि जो कि जनरल रीडिंग है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी बिल्डअप में बहुत हेल्पफुल होती है। फंडामेंटल और वो अगर खत्म हो गई है तो फिर हमारे बच्चे क्या निकलेंगे? जो निकल रहे हैं, वेरी डेंजरस। जो आज की जनरेशन निकल रही है। यस, वेरी डेंजरस। वेरी वो सिर्फ ज़ुबान है अपने वेरी आगे। वेरी डेंजरस। दे डोंट इवन नो कि व्हाट इज़ गुड फॉर देम। यस। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। ऐसे-वैसे हाँ, तो वो उसी चीज़ का नुकसान व्हिच होता इज़ अनकंट्रोलेबल एक्चुअली, हम है। इसको नहीं रोक सकते। आजकल बच्चा बोलना बाद में सीखता है, मोबाइल चलाना पहले सीखता है। सकते हैं जी, क्यों नहीं रोक सकते? देखिए मेरी बात सुनें, मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, वर्क आवर्स में मोबाइल फ़ोन रखने का तसव्वुर
दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में नहीं है। एडवांस कंट्री जिनको हम कहते हैं ना, वहाँ पे भी नहीं है। ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स कोई भी शख्स मोबाइल नहीं इस्तेमाल करता, ना लेके जाता, ठीक है। स्कूल्स के अंदर आप नहीं ले जा सकते, नहीं है, उसके उनके रूल्स में मुताबिक अलाउ नहीं। हमारे यहाँ ये जो आज़ादी, सॉरी, मादर पिदर आज़ादी जो है ना हमारी, इसने हमें किसी काम का नहीं छोड़ा। हम हर उस चीज़ को आज़ादी का नाम देते हैं जिसमें कोई कायदा कानून ना हो, कोई पूछ-गिछ ना हो, और वो मुझे करने दिया जाए, तो इसको मैं कहता हूँ ये मेरी आज़ादी है, और अगर आप इसमें मुख़ल हो जाएँगे तो आप मेरे बुनियादी इंसानी हकूक़ में मुदाख़लत कर रहे हैं। जी, आजकल तो पता नहीं कौन-कौन से राइट्स वाले 4 लोग इकट्ठे होते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, इधर बोर्ड्स उठाते हैं, अरे धरना हो गया। नहीं तो जहाँ से वो सपोर्ट मिल रही होती है, वो उन लोगों, वो अपने मुल्कों में क्यों नहीं करते जी ये कुछ? ये वैसे सोचने की बात है। तो सिर्फ़ यहीं क्यों इंसानी हकूक़ हैं सारे? पता है ये यहाँ हम इनके साथ प्ले कर सकते हैं यहाँ, तो ये होंगे पास। अच्छा सर मैं लास्ट में एक चीज़ जानना चाहूँगी इलाहाबाद फ़ारूक यूनिवर्सिटी इस वक़्त अब रैंकिंग में कहाँ है? आप क्या समझते हैं कि आजकल ऑनलाइन का दौर है रिमोट डिग्रीज़ भी हो रही हैं, उसमें ये कितनी हेल्पफुल है एटलीस्ट उन लोगों के लिए जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, थीसिस नहीं अफ़ोर्ड कर सकते या फॉर सम रीज़न नहीं रेगुलर पढ़ पा रहे, तो इसका क्या रोल है? ओपन यूनिवर्सिटी की जी जहाँ तक तो डिग्रीज़ का ताल्लुक है, बिल्कुल उतनी ही रिकॉग्नाइज्ड हैं वर्ल्ड वाइड जितनी किसी भी और यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ रिकॉग्नाइज्ड हैं। डिग्रियों के ग्रेजुएट्स को मार्केट में प्लेस कैसे मिलती है, ये हर यूनिवर्सिटी की एक जनरल परसीव्ड एक क्वालिटी है लोगों के ज़हन में, उसकी बुनियाद पे ये तय हो जाता है। और दूसरी बात जो है कि मैं एक वैसे सारे राय इसमें गुफ्तगू की, अब जो दौर जिसमें से गुज़र रहा हूँ ना, अब इदारों के दरमियान वो डिस्टिंक्शन कंपार्टमेंटलाइजेशंस नहीं रही कि जी ये एलीट क्लास था और ये दूसरा था और ये तीसरा था। अब ग्रेजुएट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो क्या जानता है और क्या नहीं जानता। डिग्री स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं फ़लाँ जगह की डिग्री में क्योंकि वैल्यू, तो मैं कहता हूँ बच्चे वैल्यू डिग्री में नहीं होती, वैल्यू उस इंसान में होती है जिसके हाथ में डिग्री होती है, ठीक है? मैं आपको बहुत सो कॉल्ड अच्छे इदारों के नकम्मे ग्रेजुएट दिखा सकता हूँ और बहुत सो कॉल्ड नकम्मे इदारों के अच्छे ग्रेजुएट्स दिखा सकता हूँ, सक्सेसफुल ग्रेजुएट्स दिखा सकता हूँ। सो अगर आप अपने फ़ील्ड में ठीक रहना, परफ़ॉर्म करना चाहते हैं, तो आप जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं, आप उसके टॉप 5% टियर में रहिए। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं जी, जिसको आप समझते हैं ये तो बिल्कुल फ़ारिग सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट के भी टॉप 5% में हैं, तो आपके लिए ब्राइट करियर है। आप मेडिसिन पढ़िए, लेकिन उसके बॉटम पे होंगे, तो आपका करियर कोई नहीं है। तो डिग्री की वुक़्त आपके पास है, इदारे के पास नहीं है, ठीक है? ओपन यूनिवर्सिटी की जहाँ तक ये रैंकिंग का ताल्लुक है, हम ओपन यूनिवर्सिटीज़ की कोई रैंकिंग एज़ सच मुल्क में एग्ज़िस्ट नहीं करती, कोई रैंकिंग सिस्टम ही एग्ज़िस्ट नहीं करता। लेकिन अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी जो कमिटी ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज़ है ना दुनिया की, उनमें बहुत वेल रिकॉग्नाइज्ड है। एक तो इस वजह से कि ये दुनिया का सबसे पुराना इदारा है इस काम का। इससे पहले एक यूके ओपन यूनिवर्सिटी थी और दूसरे हम थे। सो दुनिया में जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ बनी तो उसमें सबसे पुराने हम हैं। इसी तरह नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दूसरा मेजर होता है। तो हमारे वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ ओपन जिनमें 10 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, वो मेगा यूनिवर्सिटीज़ कहलाती हैं। तो अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी उस मेगा यूनिवर्सिटीज़ के क्लब का भी हिस्सा है। तीसरी चीज़ ओपन डिस्टेंस लर्निंग की जो दुनिया में प्रोपोगेशन है या उसके ऊपर रिसर्च है, उस मामले में भी यूनिवर्सिटी की जो प्रेस्टीज है वो बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा है। हाई रैंक में इसको माना जाता है। तीसरा जो मुल्क के अंदर की गुफ्तगू है, तो उसमें नेशनल लेवल की ओपन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग तो है कोई नहीं। इसमें हम जो इस वक़्त सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसके अंदर एक गोल है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के गोल में हम इस वक़्त जो है वो पाकिस्तान में शायद 7वें नंबर पे हैं या पहले नंबर पे हैं और दुनिया में 7वें नंबर पे हैं। ये 2024 वाली जो रैंकिंग हुई थी। इसी तरह ग्रीन मैट्रिक रैंकिंग जो है, जिसमें यूनिवर्सिटियों का एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना और ग्रीन होना, तो ये को मलेशियन एक एजेंसी है उसको रेट करती है। उसमें भी हम जो है पाकिस्तान में शायद 6th नंबर पे हैं। सो उस सेंस में बड़ी अच्छी
रैंकिंग्स हैं जी। रैंकिंग्स पे पर्सनली स्पीकिंग बहुत बिलीव नहीं करता। अच्छा, इट मीन्स के अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी लेवल की कोई डिग्री लेके किसी भी कंट्री में रहना चाहता है पाकिस्तान छोड़ के, तो उसकी वो डिग्री मानी जाए डिग्री एक्सेप्ट की जाती है। ससेप्टेबल जो क्वेश्चन मार्क्स काउंट होते हैं आपकी डिग्री के। जिस तरह से बाकी डिग्रियों को वेट किया जाता है पाकिस्तान की, उसी तरह से इसकी भी वेटेज होती है जी। हमारे बहुत सारे ग्रेजुएट कनाडा में, यूके में, गल्फ में सेटल्ड हैं। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके को। टाइम का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ। इससे पहले हम क्लोज करें फॉर्मली, मैं चाहूँगी कि आप एक अपनी वैल्यूएबल थॉट्स में हमारी यूथ के लिए एक वैल्यूएबल मैसेज दें। बहुत सारी बातें हैं जी आपको यूथ से करने के लिए। अपने आप को ठीक कर लें, दूसरों को ठीक करने पे तवज्जो हटा दें, ख़त्म कर दें। सिर्फ अपने आप को ठीक कर लें। जो आप समझते हैं ना दूसरा गलत कर रहा है, अपनी शख्सियत से उस बात को निकाल दें। दूसरा काम जो है ना वो पेशेंस है। बहुत तेज दौड़ने से आदमी थकता है, मिलता कुछ नहीं है। अपनी नेचुरल पेस पे अपने तरीके से चलें और जो करें अपनी समझ से करें जी। किसी की दी हुई समझ से काम ना किया करें, ठीक है। स्टूडेंट्स के बारे में मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उस मेहनत का पर्पस पहले सोच लें। मशक्क़त में और इसमें फ़र्क ही इतना है। बगैर सोचे करते जाएंगे तो उसी काम से थोड़ा मिलेगा, और अगर करने से पहले सोच के करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। ज़िंदगी बदल जाएगी। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। किसी को खुश करने के लिए ना कुछ करें, कोई खुश नहीं होता। अपनी ज़ात को खुश रखें। जिस बात में आपको सुकून, तस्कीन, अचीवमेंट का एहसास मिलता है ना, वो किया करें, ठीक है। ज़िंदगी आपकी है, अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करें, लोगों के कहने पे डिज़ाइन ना करें। डिक्टेशन लेना बंद करें। हाँ, लोगों डिक्टेशन मिलती तब है जब आपका अपना जहन सोचने के काबिल नहीं होता, फिर लोग आप पे असरअंदाज होते हैं, ठीक है। और मैं वो अपने बच्चों से कहता होता हूँ जी, वो जब भी कहे ना तो मैं कहता बेटे कुछ भी हो जाएगा ना ज़िंदगी में तो कुछ नहीं होगा, नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसलिए बहुत बड़ी बात है अगर समझा जाए तो। बी पेशेंट, सुकून रखिए। जो चीज़ आज आपको लगता है ना ये ख़त्म हो गई है तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, थोड़े दिनों के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी चलती रहेगी। करेक्ट, वेरी ट्रू। ये क्योंकि हमारी सोच लिमिटेड है, हमें लग रहा है ख़त्म हो गया, लाइफ बहुत बड़ी है। थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत मज़ा आया। आई होप कि हमारे इस पॉडकास्ट से कोई एक बच्चा भी ट्रैक पे आ गया, हमारा पर्पस पूरा हो जाएगा। ज़रूर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत एंजॉय किया। थैंक